आज जिस विषय पे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है कि कैसे हम आपसी सहयोग से छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायी एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। रियल में ये चर्चा नहीं है, रियल में कि एक्चुअल में आग्रह है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छोटे और मध्यम स्तर के जो व्यवसायी हैं उन्हें विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ता है। जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, बड़ी कंपनीज़ है जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती, वो अपने पैसे के दम पर एडवर्टाइजमेंट और काफ़ी ऐसी चीज़ों के से कंज्यूमर के ऊपर हावी हो जाती है और कंज्यूमर को वही दिखता है जो वो दिखाना चाहते हैं। वो सब चीज़ों में संपन्न होते हैं, इसलिए उनके साथ कंपटीशन मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली फिर तब दिक्कत और जब आती है ज़्यादा, जब मल्टीनेशनल यदि कहीं एक है तो छोटे और मध्यम व्यवसायी 20 हैं, और जब वो ही आपस में कंपटीशन करने लग जाते हैं तो वो और 20 होने के बावजूद भी उनकी ताकत तो कम रह जाती है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना होगा कि क्या हम इतना बड़ा व्यवसाय करते हैं जो कि पूरे 900 करोड़ 1000 करोड़ वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें हमारा प्रोडक्ट जाके खपता है, या हम उस इतने बड़े समुद्र में बहुत छोटी एक बूंद है। यदि हम एक बहुत छोटी बूंद है तो फिर हम जो दूसरे और इसी तरीके का हमारे जैसा ही काम कर रहे हैं उनसे हमें अनावश्यक कंपटीशन करने की आवश्यकता क्या है? क्या हम बिना कंपटीशन के साथ काम नहीं कर सकते? यदि हम बिना कंपटीशन और साथ काम करने से भी हमें एक बार हमें एक पॉइंट्स के ऊपर देखना पड़ेगा कि भाई हमें क्या चीज़ें का नुकसान है, क्या हम खाली हाइपोथेटिकल चीज़ें बनाते हैं कि सपोज यदि आज मैं मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसको 5000 करोड़ पर पहुँचा दूँगा। अरे आप 5000 करोड़ पे तो पहुँचा भी नहीं पाओगे कभी भी, और पहुँचाना भी है तो भी आपको आपके साथ में जो 500 करोड़ के लोग हैं वो, क्योंकि वो भी तो 500 करोड़ के लोग भी तो ये सोच रहे हैं कि हमें 5000 करोड़ पे पहुँचना है, वो तभी संभव है जबकि आप उनके साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के में और उनके साथ नॉन कॉम्पिटिटिव मैनर में काम करें। कंपटीशन खुद से है, कंपटीशन एफिशिएंसी से, कंपटीशन अपनी कॉस्ट को कम लाने से, कंपटीशन अनावश्यक सोचने से कंपटीशन नहीं है कि ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसे ना देख वो टेंडेंसी माइंड के अंदर चली गई कि भाई आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, जो आपके जैसा प्रोडक्ट बिकता है वो आपका कॉम्पिटिटर है। भाई कॉम्पिटिटर वो आपका फ्रेंड भी तो हो सकता है, वो आपका पार्टनर भी तो हो सकता है, वो आपका एफिलिएट भी तो हो सकता है, वो आपका एसोसिएट भी तो हो सकता है, आपका साथी भी तो हो सकता है। सो कंपटीशन आपके साथ, देखिए प्रॉब्लम क्या है। आज आप मान लीजिए सरकारी कंपनी को, किसी सरकारी विभाग को मटेरियल बेचते हैं, वो के पूरे स्पेसिफिकेशन जब डिज़ाइन करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन डिज़ाइन करते हैं, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन, यू विल फाइंड दैट देयर इज नथिंग फॉर यू। आपके लिए कुछ भी नहीं है। इवन लिटिगेशन तक के लिए आपको रोक देते हैं कि लिटिगेशन में, और आपके पास मजदूरी है, आप एक बिजनेस लेके बैठे हैं, आप उसको ऊपर साइन करते चले जाते हैं। आप तो सब मिलकर, सारे बिजनेसमैन मिलकर इतना भी नहीं करते हैं कि सब मिलकर उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जाकर डिस्कशंस करें कि भाई हमारा सर्वाइवल कैसे होगा। तो जो कोई सामने वाला जो आपका बायर है वो आपको रौंदता चले जाता है, आपको परेशान करता चले जाता है, और आप चलते चले जाते हैं और अपने खुद को भी कर्जे में डाल लेते हैं और अपनी पीढ़ियों को भी कर्जे में डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई मैं तो ये हूँ और ये मेरा ईगो है जो मैं दूसरों के साथ मिलना नहीं चाहता। मैं आपको पहले भी डिफरेंट वीडियोस में कह चुका हूँ, बिजनेस
करना आपकी ऑथोरिटी नहीं है, बिजनेस करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस करना आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए अपने सारे ईगोस को साइड में रख के पहले इस जिम्मेदारी को निभाइए। आपके पास कुछ लोग हैं जिनको आपने जिनके साथ जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रखा है, उन लोगों का वो आप जिम्मेदार नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं हो तो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं तो काम, वो ये मत सोचिए। बट लेकिन चूंकि वो आपके साथ आप जुड़े हैं, तो जिस दिन तक आपके साथ जुड़े हैं ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने ईगोज को साइड में रखकर और व्यवसाय को एक जिम्मेदारी के साथ करें। और वो जिम्मेदारी तब निभाएंगे जब आप देखेंगे मेरे को ये हर्डल्स आती है। मेरी हर्डल कौन है? मेरी हर्डल है गवर्नमेंट, मेरी हर्डल है ये बाहर, मेरी हर्डल है ये व्यक्ति, ये मेरा ये या जुडिशरी लिटिगेशन, जो भी आपके हर्डल है, ये नॉलेज टेक्नोलॉजी, आपको जितनी हर्डल नजर आती है उन हर्डल पे एक एक पे काम करेंगे ना। तो ये तो है बैकग्राउंड अपन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ मैं आज आपसे 3 सब्जेक्ट्स पे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब इस बारे में सोचें कि क्यों ना जो बिजनेस में हमारे पास जो एक जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास सबके पास एक डिफरेंट इस तरह की नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, नॉलेज हम गेन कर लेते हैं। तो किसी के पास कोई नॉलेज होती है, किसी के पास कोई नॉलेज होती है, किसी के पास कोई नॉलेज होती है। तो यदि मैं 500 बिजनेसमैन की बात करूँ तो 500 बिजनेसमैन वो और उनका जो उनके साथ जो साथी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज साथ में काम कर रहे हैं, टीम लीडर्स काम कर रहे हैं, साथी काम कर रहे हैं, उनका अलग अलग टीम की नॉलेज हो जाती है और वो एक में होती है, दूसरे में उसका गैप आता है। हो सकता है मैं बिल्कुल बेसिक्स बात करूँ तो ये बात करूँ किसी कंपनी के अंदर हो सकता है कि टैली की नॉलेज वाले 4 लोग हों, किसी कंपनी में हो सकता है SAP की नॉलेज वाले 4 लोग हों, किसी कंपनी में हो सकता है एक्सेल की नॉलेज वाले 4 लोग हों, किसी के कंपनी की नॉलेज होता है कि ऑटोकैड को जानकारी वाले 4 लोग हों। तो यदि हम नॉलेज एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, आपको मैं बता दूँ कि जब आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है ना, बेसिक आइडिया, तब तो जितनी डेप्थ में आपको चाहिए तो आपके पास अवेलेबल है। आज के समय में तो सर्च इंजन, आप किसी भी सर्च इंजन पे जाएं, गूगल आपको नॉलेज अवेलेबल, बस खाली आपको बेसिक आइडिया चाहिए होता है। तो यदि जिनके पास नॉलेज अवेलेबल है वो अपने जो अपने दूसरे फॉरम के लोग हैं फॉरम को यदि वो नॉलेज शेयर करते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उससे बाकी लोगों को बेनिफिट मिलता है और जो खुद दे रहा होता है उसकी भी नॉलेज अपग्रेड होती है। तो हम जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कई बार विद इन द जो नॉलेज शेयरिंग करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये मैं चाहूँगा कि हम लोग एज ए जो पूरा हमारा फॉरम है उस फॉरम के अंदर इसको नॉलेज को शेयर करें। तो इसमें हम आप लोगों को यदि आइडिया अच्छा लगता है तो अपन इसको शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं फर्दर। सेकंड जो मेरे को दूसरा जो मेन है वो है कि आपका जो लिटिगेशन है, जो सेकंड लिटिगेशन एरिया है, आप ये सब जानते हैं कि जो लिटिगेशन है टोटली अनप्रोडक्टिव है एंड इट इज़ ओनली एंड ओनली मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एडवोकेट्स एंड द जजेस। नो, इसके लिटिगेशन से खाली 2 ही जनों को फ़ायदा होता है, एक एडवोकेट्स को और एक जजेस को, बाकी पार्टीज़ को कभी कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो जीतेगा वो जो जीतना है वो भी हारेगा और जो हारेगा वो तो हार ही रहा है। तो क्योंकि अल्टीमेटली समय से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। हमारे देश में जो दुर्भाग्य है कि 3-3.5 करोड़ मुकदमे जो पेंडिंग है, उसकी वजह से कोई भी मुकदमा फाइनली सेटल होने में हो सकता है कि 25 से 30 वर्ष लग जाए। 25 से 30 वर्ष किसी चीज़ को आप चेज़ करते हो, अपने दिमाग में आपके रहता है आपके, तो आपके निश्चित रूप से आप अपने जीवन का जो एक बहुत बहुमूल्य जीवन आपको मिला है उसको आप खर्च कर देते हैं अनावश्यक रूप से लिटिगेशन में। जबकि ये बहुत आसान है और कई जगह तो ऐसा होता है कि 20 साल बाद 25 साल बाद भी हम जाके उसके ऊपर एक कंप्रोमाइज़ के ऊपर ही बैठ जाते हैं, या तो जजेज जी बैठा पहले फैसला सुनाने से पहले ही आपको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कह देते हैं और उससे पहले लाखों रुपए आप फीस के ऊपर गवा चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि लेने वाला ये समझे लिटिगेशन में कि मुझे जो प्यार से मिल जाता है, यदि नहीं दे पा रहा है कोई आदमी, उसकी मजबूरी होगी और मुझे जितना मिल जाता है मुझे इसको करके आगे प्रोडक्टिव काम करना है।
बढ़ना है। और देने वाला जो है वह समझे कि भाई मुझे देना तो पड़ेगा ही, मैं क्यों खुद अपने कर्ज, खुद को पूरी ज़िंदगी कर्जे में रखूं और क्यों मैं आने वाली अपनी पीढ़ियों को रखूं। जहाँ तक मैं जितना जैसे सेटल कर सकता हूँ उसको सेटल करें। तो इस भावना के साथ दोनों आगे बढ़े, इन दोनों भागों तो अपने और जितने पेंडिंग मुकदमे हैं उनको क्लोज करते चले जाए, ख़त्म करते जाए। हम एक मध्यस्थता का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा देंगे और उसके अंदर इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा आइडिया है। तीसरा जो मेरा मेन आइडिया है वो ये है कि हम अब तक जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनके रेजोल्यूशन के लिए नॉर्मली जो हम आर्बिट्रेशन क्लॉज डालते हैं अपने प्लेटफॉर्म, या तो हम नहीं डालते हैं, और ये डालते हैं तो हम जो उसमें जो नॉमिनेट करते हैं वो अगेन हम किसी जजेस को और या एडवोकेट्स को नॉमिनेट कर देते हैं। देखिए, एडवोकेट एंड जजेस they are meant for taking money from you. उनके पास उनकी जो मतलब आज मुझे किसी भी वकील के बारे में या किसी जज के बारे में कहने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, कुछ खास आवश्यकता। हम सब जो इस एरिया में हैं, इस एरिया को जानते हैं, इस जुडिशरी वाले एरिया को अच्छे से जानते हैं, लिटिगेशन एरिया को जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या आपसे लेना चाहते हैं, क्या आपको देना चाहते हैं और क्या आपसे लेना चाहते हैं। तो जब आपको देने की बात आएगी तो कुछ होने नहीं है देने के लिए, लेने की बात आएगी तो वो उनके फीसेस और एक वो पूरा विशियस साइकिल है जिससे आप निकल नहीं सकते। तो हम क्यों इस एरिया में वापस घुसे जब हमें आर्बिट्रेशन ही करना है। आपको मालूम है कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स होते हैं, सिविल मैटर्स होते हैं, देन नॉर्मली दे आर जो डिस्प्यूट उनमें होते हैं फैक्चुअल डिस्प्यूट होते हैं। लॉ लीगल डिस्प्यूट उनमें बहुत कम होता है, लीगल डिस्प्यूट पॉइंट नहीं होता है, और यदि होता भी है तो 10-20% का होता है, जितनी नॉलेज सबको होती है, और यदि नहीं भी होती है तो उसको प्रोवाइड हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब वो फैक्चुअल डिस्प्यूट है तो उसकी जो अच्छा इवन यदि मैं एक बार के लिए मान लूँ कि अल्टीमेटली आप नहीं वो ही बेटर करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो रोड नॉलेज ही तो होगी, आप ही से तो नॉलेज देंगे, फैक्ट्स की नॉलेज तो उनको कभी हो ही नहीं सकती, तो आप ही की नॉलेज के ऊपर कर रहे हैं, तो आप उनको नॉलेज देके अल्टीमेटली उनके हाथों के कठपुतली बन जाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप पैनल में आ जाइए, आप एक अच्छा पैनल हम बना लेते हैं, उस पैनल के अंदर जो लोग हेल्प कर सकते हैं, जो आ सकते हैं, वो लोग आ जाएं, जिनको हम एज ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकें, और उन आर्बिट्रेटर्स को हम एक एक लीगल हेल्प भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि यदि उनको कहीं जो ड्राफ्टिंग वगैरह में कहीं दिक्कत आती है तो वो ना आए, सारी प्रॉब्लम है, और दे गिव द जजमेंट, वो अपॉइंट करे किसी तीसरे को और उसके बाद जजमेंट दे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो अननेसेसरी जुडिशरी की तरफ आपकी डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, एडवोकेट्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, और आपको टाइम बाउंड मैनर में एक रिजल्ट मिल सकेगा। टाइम बाउंड मैनर में आप आर्बिट्रेशन का रिजल्ट ले सकते हैं, तो इसलिए आपके डिस्प्यूट सॉल्व हो सकेंगे, और बिजनेसमैन एक दूसरे बिजनेसमैन की बात को अच्छे से समझ पाएगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि यदि हम एक पैनल जो हम बनाते हैं उसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कराइए, और अपने जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं आप लोगों से होकर उसके अंदर आर्बिट्रेशन पैनल के लिए ऑलरेडी डिफाइन कर दीजिए कि इसी पैनल में से ही हम अपॉइंट करेंगे, बहुत पार्टी उस पर एग्री करें, और इसके बाद उसको करें, और हम प्रोवाइड करते हैं जगह वगैरह सब करके। देखिए, जो मेरा बार बार जितने आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे उसमें मेरा फोकस इसी बात के ऊपर है कि जब तक देश का स्मॉल एंड मीडियम क्लास का जो बिजनेसमैन है वो उन्नति नहीं करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा, उसके द्वारा तब तक वो एम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक जनरेट नहीं हो पाएगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा तो देश की प्रोग्रेस नहीं होगी। हमारे जो ये बड़े लोग हैं ना, ये जो एडवोकेट, ये बड़े बड़े सारे जितने भी लोग हैं, इन्होंने तो डिज़ाइन कर रखा है, इनके सारों के बच्चे इन्होंने पॉलिसी डिसाइड कर रखा है कि सबके बच्चे फॉरेन पढ़ने चले जाएंगे। अरे ये जो खाली देश की रक्षा करने के लिए जो बचे हुए हैं ना, जिनके दिमाग में कभी भी नहीं आता है कि मुझे तो देश छोड़ के जाना है, वो है खाली बिजनेसमैन। छोटे एंड मध्यम स्तर के बिजनेसमैन के दिमाग में कभी नहीं आता कि मुझे ये देश छोड़कर, ये गांव छोड़कर, गली, ये कस्बा छोड़कर, ये शहर छोड़कर जाना है।
बड़ा व्यवसायी होगा, 2 मकान बना लेगा, एक दुबई में बना लेगा, एक बॉम्बे में मचा है, जरूरत पड़ी तो बॉम्बे रह लेगा, जरूरत पड़ेगी तो दुबई रह लेगा। लेकिन ये जो व्यवसायी है, ये तो भारत का सैनिक है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये रक्षा के लिए कटिबद्ध है। और बाकी सब तो बच्चों को पढ़ाते समय डिज़ाइन कर लेते हैं, ये IIT बनेगा तो कहाँ जाएगा, कौन PhD करेगा तो कौन सी यूनिवर्सिटी से करेगा, बल्कि सब कुछ डिज़ाइन है। तो मेरे ये जो भारत के सैनिक हैं, इनको मजबूती प्रदान करना मेरी ड्यूटी है। इसलिए और इनको खुद को समझना होगा कि ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये रैंडमली दुनिया में नहीं आ गए हैं, या रैंडमली इनको ये बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। आप इस दुनिया में रैंडमली आए हैं और नहीं आपको अपॉर्चुनिटी ईजीली मिली है। ये बहुत कठिन परीक्षा जो आपको मिली है, ये किसी पर्पस से मिली है, और इसको अपना गर्व समझ के निभाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के निभाइए, इसको व्यर्थ मत गवाइए। थैंक यू।